जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे इथिक्स के सीरीज का 39वां वीडियो है और आज का टॉपिक है प्रशासन में नैतिक स्थिति के निर्धारक तत्व। आज से हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसके अंतर्गत है नैतिकता का व्यवहारिक पक्ष, जिसमें हम लोग प्रशासन में नैतिक स्थिति के निर्धारक तत्वों का अध्ययन करेंगे, जिसे इंग्लिश में डिटर्मिनेंट्स ऑफ मोरालिटी एलिमेंट्स इन एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो हम लोग आज से एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है नैतिकता का व्यवहारिक पक्ष। हालांकि नैतिकता के संबंध में हम लोगों ने डिटेल अध्ययन कर रखे हैं, आप लोग पीछे से जाकर नैतिकता को थोड़ा सा समझ लीजिए, तब ये जो भी चैप्टर है वो अभी और बेहतर ढंग से आपको समझ में आएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, प्रशासन में नैतिक स्थिति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। जब हम प्रशासन की बात करते हैं, प्रशासन में जो नैतिकता है उसके कारकों का अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से कारक है जो प्रशासन में नैतिकता के निर्धारक तत्व होते हैं, निर्धारित करते हैं, स्वरूप प्रदान करते हैं। हम बात करेंगे प्रशासन के संबंध में, लेकिन आज समाज के संबंध में अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि समाज के संबंध में हम लोग बहुत पहले अध्ययन कर चुके हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है प्रशासन में नैतिक स्थिति के निर्धारक तत्व। लेकिन हम जानते हैं कि प्रशासन में गए लोग वो समाज से ही जाते हैं, यानी कि जो लोग प्रशासन में जाते हैं उनकी यात्रा समाज से ही शुरू होती है। समाज से ही व्यक्ति जाता है और प्रतियोगी परीक्षा में बैठता है। समाज में जो भी समाज है वहां से व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षा में बैठता है, वहां से सफल होने के बाद प्रशासन में प्रवेश करता है। तो प्रशासन में जब वो प्रवेश करेगा तो समाज के नैतिक मूल्य अपने साथ ले जाएगा। उसके अलावा प्रशासन के भी अपने नैतिक मूल्य होंगे। तो देखेंगे क्या क्या होगा। प्रशासन में अपने नैतिक मूल्य लेके जाते हैं तो हम लोग देखेंगे कि ये ऑफिसर बनने के बाद उसको पालन करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, तो अपने प्रशासन के अपने नैतिक मूल्य है और समाज के अपने नैतिक मूल्य है, दोनों का एक कॉकटेल हमें नजर आएगा आगे चल के। ठीक है ना। तो हम देखेंगे व्यक्ति के तौर पे, समाज के तौर पे अपनी अपनी नैतिकता है, समाज के तौर पर सामूहिक नैतिकता है, व्यक्ति के तौर पर व्यक्तिगत नैतिकता है। जब यही व्यक्ति समाज से निकलकर प्रतियोगी परीक्षा पास करके प्रशासन में प्रवेश करता है तो एक अलग तरह से नैतिकता हमें नजर आती है, एक अलग ही नैतिकता नजर आएगी जिसमें समाज और व्यक्ति और प्रशासन की नैतिकता का कॉकटेल नजर आएगा, यानी कि अलग अलग फ्लेवर नजर आएगा। तो आप लोग इसी वजह से हम देखेंगे कि जो भी एसपी हैं, डीएम है या डिप्टी कलेक्टर हैं, जो भी है, इनके व्यवहार में आप लोग अंतर पाएंगे। कोई एसपी होता है, कोई डीएम है, डीसी है, कोई कड़क मिजाज का होता है, कोई सख्त मिजाज के होते हैं, कोई भ्रष्ट होते हैं। तो ये क्या होता है, ये अलग अलग नैतिकता का मिश्रण का परिणाम होता है, यानी कि ये अलग अलग व्यवहार और अलग अलग नैतिकता वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है ना, एक जैसे एसपी, डीएम और डीसी नहीं होते हैं, क्योंकि अपनी एक प्रशासन की अलग नैतिकता है, समाज की अलग नैतिकता है, व्यक्ति का अलग नैतिकता है। जब ये प्रशासन में पहुंचता है तो ये दोनों नैतिकता अपने साथ लेकर जाता है और प्रशासन की नैतिकता से मिलकर एक कॉकटेल तैयार होता है, और उस वजह से इसके व्यवहार और नैतिकता में अंतर पाया जाता है। अलग अलग जो भी प्रशासक होते हैं उनके व्यवहार और नैतिकता में अलग अलग हमें नजर आएगा कि ये एसपी थोड़े अलग टाइप के हैं, वो उस टाइप के थे। ठीक है ना। तो ये रहा थोड़ा सा परिचय ये प्रशासन में नैतिकता का, कहां से शुरुआत होती है। अब देखते हैं प्रशासन में नैतिकता। ठीक है, प्रशासन में नैतिकता को समझते हैं। आप प्रशासक के रूप में प्रशासन का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपका व्यवहार ही आपको डिपेंड करेगा कि प्रशासन कैसा होगा। आपका व्यवहार अच्छा होगा तो प्रशासन बेहतर होगा, और आपका व्यवहार बुरा होगा तो प्रशासन बुरा होगा, क्योंकि आप प्रशासक के रूप में प्रशासन का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रशासन की नैतिकता अगर बात करें तो बहुत जटिल होती है, स्ट्रेट नहीं होती है। जटिल होने के पीछे कारणों को देखें तो जो आप बने हैं, आपका निर्माण हुआ, आपकी नैतिकता का निर्माण हुआ परिवार से हुआ है, समाज से हुआ है, शिक्षा से हुआ है। लेकिन आपको दायित्व क्या दिया जा रहा है, सामाजिक दायित्व दे दिया जा रहा है। ठीक है, आपका निर्माण तो इन सब चीजों से हुआ है, लेकिन आपको दायित्व कैसा दिया जा रहा है, सामाजिक दायित्व दे दिया जा रहा है। यानी कि आपकी शिफ्टिंग जो है इंडिविजुअल माने व्यक्तिगत से सार्वजनिक हो रही है, इंडिविजुअल टू पब्लिक हो रही है। तो ये आसान नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो प्रशासन की नैतिकता बहुत जटिल होती है, ये आसान नहीं होती है, ये थोड़ी कठिन होती है। ठीक है ना। तो ये आसान नहीं होती है और कठिन भी नहीं होती है, लेकिन ठीक है ना, थोड़ी कठिन होती है, लेकिन ये उतनी भी कठिन नहीं होती है कि आप पालन ना कर सके। तो जहां तक प्रशासन नैतिकता का प्रश्न है, राज्य आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से चुनता है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए प्रशासक, आपको ट्रेनिंग देता है, और राज्य की अवधारणा होती है लोक कल्याणकारी वाली। और उसके अलावा
संविधान के कुछ मूल्य हैं, समानता, स्वतंत्रता, फंडामेंटल राइट, पब्लिक वेलफेयर, मनुष्य की गरिमा। इन सब चीजों को पालन करने के लिए आपके पास प्रशासन की नैतिकता होनी चाहिए। इनको हासिल करने के लिए राज्य कुछ नीतियां और कानून बनाता है। इन सब चीजों के लिए क्या करता है राज्य, क्या करता है, कुछ नीतियां कानून बनाता है, ठीक है ना। और ये राज्य क्या करता है कि आपके माध्यम से ये सारी चीजों को हासिल करने का प्रयास करता है। जब ये सारी चीजें प्रशासन लागू करती है तो यही हो जाता है प्रशासन में नैतिकता। यानी कि जब ये सारी चीजें अगर सही ढंग से लागू हो रही है, कि अच्छे आदर्श के माध्यम से लागू हो रही है, एज ए प्रशासक आप लागू कर रहे हैं, तो यही प्रशासन का हिस्सा होता है और इसी में आपकी नैतिकता की जांच होती है, ठीक है ना। तो प्रशासन में नैतिकता ये बहुत सारे और अन्य चीजें भी है, बट ये मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल बता दिया। तो यानी कि राज्य नीतियों और कानून बनाकर आपके माध्यम से हासिल करती है, क्योंकि आप ही प्रशासक होते हैं, इसको लागू करते हैं, ठीक है। और समझते हैं नैतिकता, यानी प्रशासन में नैतिकता के लिए क्या क्या जरूरी है, इसको समझते हैं। हालांकि हम लोग नैतिकता के संबंध में ढेर सारा अध्ययन कर चुके हैं। एथिक्स का मतलब हम लोग जानते थे क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये परिभाषिक रूप से हमें नजर आ रहा है, लेकिन इसका जो अर्थ होता है बहुत ही व्यापक होता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसके अंतर्गत हम लोग नैतिकता के अंतर्गत ले लेंगे चरित्र, सदाचार, धर्म, अनुशासन, कानून का पालन, परंपराओं का पालन, किसी चीज के निर्धारण में बहुत सारी चीजें शामिल होती है। तो इस तरह हम देखेंगे कि ये सारी चीजें शामिल हो रही है नैतिकता के अंतर्गत। तो इस तरह हम कहते हैं किसी चीज के निर्धारण में बहुत सारी चीजें शामिल होती है। इसलिए देखेंगे कि नैतिकता बहुत बड़ी और चौड़ी छतरी है, जिसके नीचे चरित्र, अनुशासन, सदाचार, कानून का पालन, धर्म, परंपराओं का पालन शामिल हो जाता है। इसलिए इन सारे तत्वों को हम लोग नैतिकता के अंतर्गत रखते हैं। नैतिकता में, प्रशासन में नैतिकता के अंतर्गत रखते हैं। हम क्यों नैतिकता बोल रहे हैं, तो ये सारी चीजें शामिल हो जाती है और अन्य चीजें भी शामिल हो जाती है। तो इसलिए ये नैतिकता बहुत बड़ी छतरी होती है, यानी कि इसमें एक तत्व शामिल नहीं होता है, किसी व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व शामिल होता है। तो समझ रहे हैं ना। तो ये इसलिए एक टॉपिक है प्रशासन में नैतिकता, ठीक है ना। तो प्रशासन में नैतिकता है, प्रशासन में नैतिकता में एक नैतिकता एक शब्द है और वह शब्द बहुत बड़ी छतरी है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे टर्म आ जाते हैं। तो यानी कि संपूर्ण व्यक्तित्व को बता रहा है। अगर बात करें तो प्रशासन में, प्रशासन के संबंध में, नैतिकता के संबंध में देखेंगे कि एक टर्म आता है भ्रष्टाचार। प्रशासन के संबंध में एक टर्म आता है भ्रष्टाचार, ठीक है ना। तो भ्रष्टाचार में इसको हम लोग तोड़ेंगे तो आता है भ्रष्ट प्लस आचार, यानी कि आचरण, कंडक्ट की बात किया जा रहा है, यानी कि प्योर कंडक्ट की बात किया जा रहा है। अगर कंडक्ट प्योर नहीं है, शुद्धता नहीं है, तो इम्प्योर हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। यानी कि जैसे कि एक दूध है, ठीक है, गाय के थनों से जो दूध निकलता है वो शुद्ध होता है, लेकिन जैसे ही इसमें पानी मिला देते हैं उसमें अशुद्धता आ जाती है। फल जो पेड़ पर रहते हैं वो शुद्ध होते हैं, लेकिन इसको प्रिजर्व करने के लिए इसमें प्रिजर्वेटिव लगा देते हैं, पेस्टिसाइड लगा देते हैं, तो यह अशुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार जब हम लोग प्रशासन में नैतिकता की बात करते हैं और नैतिकता कोई छोड़ता है प्रशासन में, तो वो भ्रष्ट आचरण करने लगता है। तो ये भ्रष्टाचार उससे संबंधित है, यानी कि अपनी शुद्धता छोड़ देना, अपनी शुद्धता छोड़ देना ही भ्रष्टाचार है। इसके संबंध में डिटेल अध्ययन करेंगे। भ्रष्टाचार एक बड़ा टॉपिक है, आगे चल के पढ़ेंगे। तो अब हम देखेंगे कि जो प्रशासक है उससे उम्मीद की जाती है, शुद्धता की उम्मीद की जाती है, आचरण जो उसका हो शुद्ध हो, उससे उम्मीद की जाती है, जिसके अंतर्गत शामिल है वो ऑफिस सही टाइम पर आए, लोगों को सम्मान करे, मदद करे, व्यवहार बहुत अच्छे से करे, कानून का पालन करे, नियम पालन करे, और बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती है, ठीक है ना। तो ये भ्रष्टाचार है, ठीक है ना। भ्रष्टाचार में अब लोग अपनी शुद्धता खो देते हैं, नैतिक आचरण खो देते हैं। देखते हैं नोलन समिति ने क्या बताया प्रशासक को भ्रष्टाचार से दूर रहने के लिए, कि किनको भ्रष्टाचार मुक्त कहा जाएगा, किन प्रशासकों को भ्रष्टाचार मुक्त कहा जाएगा। नोलन समिति के संबंध में बात करें तो नोलन समिति ने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक के अंदर लीडरशिप, बेहतर लीडरशिप होना चाहिए, सेल्फलेसनेस होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर कोई भी प्रशासक इससे अलग होता है तो उसे करप्ट माना जाएगा, ठीक है ना, उसे ऑनेस्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये नोलन समिति ने कहा।
और एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि एज ए सिविल सर्वेंट आप काम करते हैं तो सरकार आपको सैलरी देती है। आप अच्छे काम करते हैं तो सर अच्छे काम करेंगे यानी कि नैतिक काम करते हैं, ठीक है ना, तो सरकार आपको उसके लिए सैलरी देती है। आप नियम के अंतर्गत काम करते हैं तो सरकार आपको वेतन देती है। तो ये जो काम कर रहा है सिविल सर्वेंट, ये आप पर एहसान नहीं कर रहा है, ये आपका अधिकार हो रहा है, वो आपके लिए ही है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप काम से आप उसके काम से खुश होकर उसको गिफ्ट देते हैं पर्सनल व्यवहार के तौर पर, मर्जी से आप उसको इनाम या भेंट करते हैं, तो पारिभाषिक रूप में ये जो गिफ्ट होगा ये भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आएगा। क्योंकि सरकार तो सैलरी दे ही रही है, आप अपने तरफ से दे रहे हैं तो आप उसको भ्रष्ट आचरण करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये कार्य अनैतिक कार्य माना जाएगा, क्योंकि आप भविष्य में इसको इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करेंगे, नैतिक दबाव बनाएंगे कि आप अनैतिक काम करिए, ठीक है ना। इससे अगर आप ये सब सारी चीजें कर रहे हैं तो आपकी तटस्थता दूर होती है, आपकी तटस्थता आपसे दूर होती है, आप अपनी शुद्धता खो देते हैं, आप आपका जो दिमाग है वो भ्रष्ट होने लगता है, आप भ्रष्ट आचरण करने लगते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे जो नैतिकता है शुद्धता का पालन करना होता है, वहीं पे भ्रष्टाचार अनैतिक तत्व माना जाता है। दोनों नैतिकता और भ्रष्टाचार बहुत बड़ी छतरी है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आइए देखते हैं प्रशासन में नैतिक स्थिति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। अगर बात करें तो प्रशासन में नैतिक स्थिति के निर्धारक तत्व कौन कौन हैं, यानी कि इसके कारक कौन कौन है, कि ऐसे कौन कौन से कारक है जो प्रशासन में नैतिक स्थिति को निर्धारित करते हैं, यानी नैतिक तत्वों को प्रभावित करते हैं। हमारे सिलेबस में दिया गया है कि अभी की स्थिति क्या है, यानी कि प्रशासन में नैतिक स्थिति अभी क्या है, वर्तमान में क्या है, उसकी स्टेटस क्या है, उसके संबंध में हमें हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो वर्तमान स्थिति क्या है इसके संबंध में हमें पढ़ना है। अगर बात करें वर्तमान स्थिति तो खराब है। प्रशासन में जो नैतिकता की स्थिति जो है, प्रशासन में नैतिकता की स्थिति अगर वर्तमान में बात करें तो खराब है, ठीक है ना। लेकिन हालांकि पूरा का पूरा बर्बाद नहीं है, पूरी तरह से करप्शन में नहीं डूबा हुआ है, यानी कि जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, नाक तक नहीं पहुंचा हुआ है, नाक तक डूबा हुआ नहीं है, लेकिन स्थिति खराब है। प्रशासन में कुछ लोग करप्ट हैं तो कुछ लोग अच्छे भी हैं। अच्छे लोगों के यानी अच्छे प्रशासकों की वजह से ही समाज में प्रशासन के प्रति विश्वास बना हुआ है। इन पर बहुत ज्यादा धमकी दिए गए, अटैक किए गए, लालच दिया गया, लेकिन ये अपनी स्थिति को नहीं छोड़े, अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़े। बहुत खराब स्थिति भी उत्पन्न हुई, बहुत ज्यादा इनको तंग किया गया, फिर भी अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा गया। तो इस तरह हम देखें कि प्रशासन की स्थिति बदतर तो है, खराब भी है, चिंतनीय भी है, लेकिन पूरी तरह से करप्ट नहीं है स्थिति खराब है। अगर विश्व में सूचकांक की बात करें, वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेशन इंडेक्स में, तो हम गर्व की स्थिति में नहीं है, यानी कि प्रशासन में जो भी इंडेक्स जारी किया जाता है विश्व में, वहां पर हमारी जो प्रशासन की स्थिति है वो अच्छी नहीं है, ठीक है ना, गर्व करने वाली स्थिति नहीं है। भले ही हम लोग कितनी भी अपने संस्कृति, आचरण, दर्शन, परंपरा की बात कर ले कि ये इतने ऊंचे हैं, जरूर ऊंचे हैं, लेकिन प्रशासन अगर बात करें तो हमारी स्थिति ठीक नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से कारक है, ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो प्रशासन में नैतिकता को निर्धारित करते हैं, उसको हम लोग बारी बारी से अब देखते हैं। आइए अब समझते हैं कि प्रशासन में नैतिकता की स्थिति अभी क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है ऐतिहासिक कारण, हिस्टोरिकल रीजन। इसमें देखेंगे कि जो प्राचीन साहित्य हैं, अपने ढंग से जो भी उस समय प्राचीन काल में प्रशासन था या राजतंत्र था, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ करता था। इसका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दिया गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 2400 वर्ष पहले का है, जिसमें कहा गया है एक सेकंड। आइए अब देखते हैं कि प्रशासन में नैतिकता की स्थिति क्या है, यानी कि प्रशासन में जो नैतिकता की स्थिति है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले आता है ऐतिहासिक कारण, हिस्टोरिकल रीजन। ये जो भ्रष्टाचार है या नैतिकता की स्थिति है प्रशासन में, इसको प्राचीन साहित्यों में उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। यानी कि ऐतिहासिक कारणों पर हम नजर दौड़ाते हैं कि प्रशासन में नैतिकता की स्थिति को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से रहे हैं। तो हिस्टोरिकल रीजन में देखें तो प्राचीन साहित्य अपने ढंग से उस समय जो भी प्रशासन था या राजतंत्र था उसमें भ्रष्टाचार उस समय मौजूद था। अगर बात करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, यानी जो उस समय मौर्य काल का है, 2400 वर्ष पहले, आज से 2400 वर्ष पहले, उसमें कहा गया है कि जिस प्रकार आप किसी के
किसी के जीभ पर शहद या विष रख देते हैं तो उसके स्वाद का अनुभव न करना असंभव है। यानी कि आपके जीभ पर शहद या विष रख दिया जाएगा तो आपको स्वाद आएगा ही आएगा। उसी प्रकार प्रशासन में जो राजकोष को देख रेख करते हैं वो भ्रष्ट ना हो, ये संभव नहीं है। ये सोचना आदर्शवादी होगा। तो ये हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक इतिहास में ही मौजूद था भ्रष्टाचार। अगर बात करें मध्यकाल में तो मुगल काल के दौरान लोग बख्शीश, भेंट, नजराना देते थे, ये भी भ्रष्टाचार का उदाहरण है। अगर ब्रिटिश काल को देखें तो कंपनी के शासन में भयानक रूप से भ्रष्टाचार व्याप्त था। इसकी आलोचना संसद में भी की गई थी। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत में गवर्नर जनरल बन के आए तो ये भी दंग रह गए कि ये इतना ज्यादा भ्रष्ट कैसे है कंपनी। अगर बात करें तो रिश्वत का काल ये बहुत ज्यादा रहा है। राज्य के लिए सेवा का काल रहा है, यानी कि सत्ता को बनाए रखना है। यही से प्रशासन का जो चरित्र है अभिजात किस्म का चरित्र विकसित हो जाता है, एरिस्टोक्रेसी विकसित हो जाता है, जिसमें आपको पढ़ने के लिए लंदन जाना पड़ेगा। जो भी एग्जाम होगा इंग्लिश में होगा, यानी कि सिविल सर्विसेज का जो भी एग्जाम होगा वो किस में होगा, इंग्लिश में होगा। तो यानी कि बात करेंगे कि अपर क्लास जो है वो सिविल सर्वेंट का यानी कि सिविल सर्विसेज का धरोहर बन गया। अगर इंग्लिश की बात करें तो 1978 तक इंग्लिश में ही सिविल सर्विसेज का एग्जाम हुआ करता था। उसके बाद हिंदी का प्रवेश हुआ। तो यानी कि जो अपर क्लास है या जो अभिजात वर्ग है वो सिविल सर्विसेज का धरोहर बन गया। आजादी पूर्व सिविल सर्विसेज का एक सेकंड। आजादी पूर्व सिविल सर्विसेज का गठन हुआ था, जो कि अपने आप में अभिजात स्वरूप लिए हुए था, क्योंकि इस परीक्षा को पास करने के लिए पढ़ने के लिए लंदन जाना पड़ता था और अंग्रेजी में परीक्षा हुआ करती थी। ये जो अभिजात वर्ग था ये सिविल सर्विसेज का धरोहर हुआ करता था और ये अभिजात वर्ग अपने आप को राजा महाराजाओं से आइडेंटिफाई करने लगा, सामंतों से आइडेंटिफाई करने लगा, अपने को शासक समझने लगा। और उस समय के सिविल सर्वेंट ताकतवर भी हुआ करते थे क्योंकि न्याय व्यवस्था अब उसके साथ भी थी। दुर्भाग्यवश अभिजात और सामंतीय चरित्र हमारा वर्तमान प्रशासन भी मुक्त नहीं हो सका है, आज भी इसी जकड़न में है। जो दुर्भाग्यवश बात करें आजादी पूर्व जो सिविल सर्विसेज था उसका स्वरूप अभिजात वर्गीय था, यानी कि जो आजादी पूर्व जो सिविल सर्विसेज था अभिजात वर्गों का धरोहर हुआ करता था, ठीक है ना, अभिजात वर्ग उसका धरोहर हुआ करता था। दुर्भाग्यवश आजादी के बाद भी अभिजात और सामंतीय चरित्र लिए हुए है सिविल सर्विसेज। अभिजात और सामंतीय चरित्र हमारा वर्तमान प्रशासन भी मुक्त नहीं हो सका है, आज भी जकड़न में है सिविल सर्विसेज। ज्यों का त्यों तो नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे अभिजात स्वरूप से मुक्ति मिल रहा है। जैसे कि गांव के बैकग्राउंड के लोग इसमें शामिल होने लगे, क्योंकि 1978 से पहले इंग्लिश में ही एग्जाम होता था सिविल सर्विसेज का। उसके बाद भारतीय भाषाओं का प्रवेश हुआ सिविल सर्विसेज में। गांव के बैकग्राउंड के लोग और निम्न वर्ग के स्टूडेंट जब इसमें प्रवेश किए तो अलग अलग नैतिकताएं, सामाजिक अवधारणाएं लेकर प्रवेश किए, तो थोड़ा बहुत अभिजात सिविल सर्विसेज के अभिजात स्वरूप में बदलाव आया। अगर बात करें कि जब इस बैकग्राउंड के लोग प्रशासन में प्रवेश करते हैं, प्रशासन का हिस्सा में बनते हैं, तो ये अपने आप को विशिष्ट समझने लगते हैं और भूल जाते हैं कि मैं किस बैकग्राउंड से आया था, और अपने आप को भी उस अपर क्लास में शामिल कर लेते हैं। लेकिन इस कारण से क्या होता है कि अपने आप को सर्वशक्तिमान, सर्वगुण संपन्न मानने लगते हैं और जनता से तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। लेकिन उनका दायित्व है कि लोकतंत्र को संरक्षण करना, नौकरशाही को संरक्षण करना, लोक कल्याण का राज स्थापित करना। लेकिन जो प्रशासन का अभिजात वर्गीय स्वरूप है आज भी हमारे प्रशासन में मौजूद है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। सामंतवादी मानसिकता आज भी मौजूद है। प्रशासन जो नैतिक स्तर पर वो जो आज बात करें, तो इस कारण से जो बात की जा रही है कि जो प्रशासन में नैतिक स्तर होना चाहिए वो नहीं है। अभिजात वर्ग जो होता है स्व केंद्रित वर्ग होता है, शक्ति संपन्न वर्ग होता है, ठीक है। ये फैक्टर अभी भी काम कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले ले, राष्ट्रपति भवन में काम करने वाला प्यून भी अगर मार्केट में जाता है और गलत जगह पार्किंग कर देता है, तो अगर कोई ट्रैफिक पुलिस उससे रोकने का प्रयास करता है तो वो कहता है कि मैं राष्ट्रपति भवन में काम करता हूँ, कानून मेरे लिए नहीं है, मैं कानून तोड़ सकता हूँ। और ट्रैफिक पुलिस भी थोड़ा सा डर कर इस पर एक्शन लेने से मना करता है। तो ये मानसिकता आज भी मौजूद है। जनता इस कारण से आप लोग जो अब सिविल सर्वेंट है जनता से तालमेल नहीं बैठा पाते हैं।
अब देखते हैं कि सामाजिक कारण कैसे नैतिकता की स्थिति को निर्धारित करती है, यानी प्रशासन में नैतिकता की स्थिति के निर्धारण में सामाजिक कारण कैसे जिम्मेवार है। इसमें देखते हैं सोशल फैक्टर के अंतर्गत की धन का महत्व हमारे समाज में बढ़ रहा है। यह 1991 के बाद यानी कि एलपीजी रिफॉर्म के बाद कुछ ज्यादा ही हो गया है। हमारा समाज धन केंद्रित हो गया है, जीवन का मकसद हो गया है धन कमाना। हम लोग करियर ओरिएंटेड हो गए हैं, हम लोग पैकेज की बात करते हैं और जिधर ज्यादा सैलरी मिलती है तो उधर हम लोग घूम जाते हैं, यानी कि कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। यानी कि पूरा का पूरा जो समाज है धन केंद्रित होने लगा है। यहाँ पर पश्चिमी जीवन मूल्य विकसित होने लगे हैं। सुखी कैसे रहें, जीवन में आगे कैसे बढ़े, इसके लिए धन कमाना जरूरी है। इससे समाज और परिवार में रिश्ते बेहतर होंगे। लेकिन आप देखेंगे कि इस दौरान भी क्रेडिट कार्ड का प्रचलन चलता है। आप लोग क्रेडिट कार्ड का प्रचलन चलने से आपको अच्छे गाड़ी चाहिए, आपको मकान बेहतर चाहिए, तो यानी कि ईएमआई का दबाव आपके ऊपर बढ़ते चला जा रहा है। ये सोशल फैक्टर भी इसके प्रति जिम्मेवार है। तो वहीं अगर इसी चीज को प्रशासन में अप्लाई करते हैं तो 6th और 7th पे कमीशन से पहले प्रशासकों की जो भी आय थी बहुत कम थी। 6-7 पे कमीशन आने के बाद प्रशासकों की आय अच्छी हुई, लेकिन फिर भी इथिकल वैल्यूज में कोई ज्यादा सुधार नहीं हुआ। इनके इथिकल वैल्यूज अच्छे नहीं हुए क्योंकि समाज का दबाव था। प्राइवेट सेक्टर में सैलरी ज्यादा थी, इसलिए जो टैलेंट है प्राइवेट सेक्टर की ओर आकर्षित होने लगा। जो पब्लिक सर्विसेज है, देश की सेवा और समाज के लिए कौन आता है भाई? वो सैलरी के लिए आ रहे हैं, दबदबे के लिए आ रहे हैं। तो जो भी टैलेंट है प्राइवेट सेक्टर की ओर जा रहा है। तो क्योंकि ये जो पे कमीशन है 6-7 पे कमीशन उतनी सैलरी प्रोवाइड नहीं करा रही है प्राइवेट सेक्टर के तुलना में, इसलिए प्रशासन में जो नैतिकता है उसका स्तर नीचे गिरते जा रहा है क्योंकि सैलरीज कम है और इस कारण से ब्राइबरी, घूस जैसे, भ्रष्टाचार जैसे मामले हमारे सामने नजर आते हैं। अभी और देखते हैं सामाजिक कारणों में। और देखते हैं कि सामाजिक कारण कैसे है प्रशासन में नैतिकता की स्थिति को निर्धारित करता है। समाज की एक विचित्र किस्म की परंपरा है विवाह की परंपरा। भारत में जो विवाह है खर्चीला आयोजन है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन आदमी की सैलरी फिक्स होती है। इसमें इस सैलरी में ये विवाह में का आयोजन भी करता है। अगर सिविल सर्वेंट है तो अपने बच्चों का विवाह का आयोजन भी करता है, शिक्षा भी उपलब्ध कराता है, अच्छा भोजन और स्टैंडर्ड भी उपलब्ध कराता है। लेकिन सैलरी इतनी इनफ नहीं है कि इन सब चीजों का वो वहन कर सके, इसलिए वह अलग सोर्सों की तलाश करता है। इसके साथ साथ बहुत ज्यादा महंगाई है, सामाजिक स्थितियां भी है कि समाज में अपना अस्तित्व बचाए रखना है, तो दिखावा भी है। इसमें उपभोक्तावाद सबसे ज्यादा जिम्मेवार है अलग सोर्सों की तलाश में, क्योंकि उपभोक्तावाद आने से धन केंद्रित समाज विकसित हो गया जिसमें अच्छे टीवी चाहिए, मकान चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए। इसलिए प्रशासक के पास लिमिटेड सोर्स है, वो सैलरी है, लेकिन जैसे ही दूसरा सोर्स देखता है प्रशासक वो लपक लेता है। इस कारण उपभोक्तावाद जो है नैतिकता के पतन में अपना प्रमुख योगदान देता है, जो कि पूरे समाज को लपेटे में ले लेता है और प्रशासन भी इससे अछूता नहीं रहता है। तो ये सामाजिक कारण जो प्रशासन में नैतिकता की स्थिति को निर्धारित करते हैं। अन्य कारणों को देखते हैं। लेक्चर बड़े ना हो जाए इसलिए इसके सेकंड पार्ट को कल हम देखते हैं, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।